फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जिन मित्रों ने बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा है तो फ्रेंड्स उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है मित्रों, आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है वो 30 नंबर का आएगा। ठीक है, ये आपको क्वालिफाइंग करना ही होगा। प्रैक्टिस सेट एक करा दिया है, ये आपका सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। तो आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं ज़रूर आप कमेंट में बताना। तो आपका सबसे पहले होगा अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा और हिंदी तो कुल मिलाकर के इसमें 30 प्रश्न हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन अफर्मेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी कि आपको अफर्मेटिव में बताना है। तो आपके लिए दिया गया ही डिड नॉट राइट ए लेटर। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? अगर आपने फर्स्ट को चुना है तो बिल्कुल सही है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। दूसरा है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन नेगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी कि आपको नेगेटिव यानी नकारात्मक में बताना है। ठीक है, दे आर लाफिंग। तो इसका सही आंसर, अगर आपने थर्ड को चुना है दे आर नॉट लाफिंग, तो आंसर बिल्कुल सही जाता है और आपके 2 प्रश्न बिल्कुल सही बनते हैं। तीसरा है, फाइंड द एंटोनियम फॉर। तो इसका आपको ऑर्डर का बताना है। अगर आपने फर्स्ट को चुना है तो इसका सही आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सिनोनियम्स। तो आपको बताना है एक्यूज का। तो एक्यूज का आपका आ जाता है 4 ऑप्शन। ठीक है, अगर आपने 4 ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला है 5वां, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज as soon as the teacher इंटरेडेड। यानी इसमें आपको बताना है। तो इसका आपने अगर थर्ड चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका क्या है? यानी कि विल नॉट सॉल्व। ये आपका बिल्कुल सही है। अगला है आपका, ये वाला आपको बताना है जिस तरीके से एजुकेशन है। तो इसका सही आंसर, अगर आपने फर्स्ट को चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला है, इसमें 8 प्रश्न होंगे आपके अंग्रेजी के और बाकी के प्रश्न आपके किसके आएंगे? हिंदी के आएंगे। तो ये दिया गया है, चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड और परसेप्टेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि इसका सेंटेंस आपको ये दिया गया है, एवरीबॉडी इज वर्डाइड अबाउट हिज ब्रेड एंड वाटर दिस डे। तो इसका अगर आपने 4 चुना है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग ज़रूर बताना। और मित्रों देखिए, मेरा जो है सब्जेक्ट है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत है। अगर इंग्लिश में कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग अपने सुझाव जरूर बताना। ठीक है, तो ये सेकंड है आपका हिंदी। हिंदी में आपके जो प्रश्न हैं कितने सही हैं, इंग्लिश में कितने सही हैं वो भी आप बताना। ये इसमें दिया गया है गद्यांश। तो सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं, तब आप फटाफट से इसका आंसर भी देते जाएंगे। प्राचीन काल में मानव कहाँ सोता था? आग का आविष्कार कैसे हुआ? ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, ये आपको गद्यांश पढ़ना होगा क्योंकि क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। प्राचीन काल में मानव को कपास और कपड़े के लिए कताई बुनाई का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह वृक्षों की छाल और पत्तों से अपने शरीर को ढक लेता था। वृक्षों की डाल पर, वृक्षों के नीचे या किसी पर्वत की ओट में सो जाता था। तो देखिए, वृक्षों के नीचे या किसी पर्वत की ओट में सो जाता था। तो इसमें आंसर देख लीजिए फटाफट से, वृक्षों के नीचे। अगर आपने फर्स्ट को चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। आपको अपने दिमाग से नहीं करना है, आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और ये आपके बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, आप अगर गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका आंसर निकल पाएगा। तो वृक्षों के नीचे अगर आपने फर्स्ट को चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। कमेंट में जरूर बताना कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस जिले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, आग का आविष्कार कैसे हुआ? तो देखिए, आग के आविष्कार को देख लेते हैं। देखिए, अपनी सुरक्षा और सुविधा की बात पर विचार किया। एक दिन उसने अचानक 2 पत्थरों के टकराने से आग की चिंगारी निकलने लगी। तो 2 पत्थर जहां पर आपको दिखाई दे तो आंसर बिल्कुल सही जाएगा। 2 पत्थरों के टकराने पर निकली चिंगारी से
तो बी ऑप्शन अगर आपने चुना है सेकंड तो आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कांस्य के हथियार बनने से पाषाण युग समाप्त हो गया और तब जिस युग का सूत्रपात हुआ वह था। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है भैया, कांस्य के हथियार बनने से पाषाण युग समाप्त हो गया और तब जिस युग का सूत्रपात हुआ था वह क्या था। तो इसमें देख लीजिए, आपको फटाफट से मिल जाएगा। देखिए ये रहा, ये इसमें दिया गया है, जो समाप्त हो चुका था, लोहे के हथियार बनने लगे, इसलिए इस युग को कांस्य युग कहा जाता है। देखिए नया जो हुआ था वो आपका कांस्य युग था। अगर आपको कांस्य युग लगता है तो मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, बिहार में सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, मानव ने खेती करना किस युग में सीखा। मानव ने खेती करना, तो भैया इधर उधर काहे भटक रहे हो, जाओ ना अपने इस पर, किस पर, गद्यांश पर। तो मानव ने जो खेती करना सीखा था वो देखिए अभी आपको मिल जाएगा। तब से वह मांस को भूनकर खाने लगा, धीरे धीरे पत्थर के स्थान पर कांस्य और लोहे के हथियार बनने लगे, इसलिए इस युग को कांस्य युग कहते हैं। इसी युग में मानव ने खेती करना सीख लिया था। कौन से में, कांस्य युग में। आंसर मिल गया ना, मानव ने खेती करना सीख लिया था कांस्य युग में। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ चुका है आपका, ये आपको बताना है, पहिए के आविष्कार से सबसे बड़ा लाभ हुआ। तो पहिए के आविष्कार से जो सबसे बड़ा लाभ हुआ था वो मित्रों हुआ था, देखिए इसमें आपको देख सकते हैं, मानव ने खेती करना भी सीख लिया था, कालांतर पहिए का आविष्कार हुआ। वस्तुतः यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था। इसी कारण मोटर, रेलगाड़ी, वायुयान तथा अनेक प्रकार की मशीनों का उपयोग हुआ। तो इसमें जो पूछा गया है ये कह रहा है कि आधुनिक मशीनें और परिवहन के साधन बने। फर्स्ट अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक यानी पहले। तो देखिए, उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुंचेगा। देखो इसमें पूर्वकालिक नहीं हुई है। उसने नहाया यानी पहले तो वो नहा लिया था, फिर उसने भोजन किया, तो पूर्वकालिक पूछिए ना, तो पहले क्या किया था, नहाया, फिर भोजन किया, दोनों हैं, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही जाता है। अगला है, अत्यधिक क्रोध करना। अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है। तो अत्यधिक क्रोध करना, आंखों में गड़ना, आंखों का काटा होना, आंखों में खून उतरना, आंखें चार होना। आंखों का कांटा होना, नाक। अत्यधिक क्रोध करना मतलब आंखों से खून उतरना। थर्ड ऑप्शन अगर आपने चुना है तो भैया आंसर बिल्कुल सही जाता है। कितने आप सही कर पाए हो अब तक जरूर कमेंट में बताना। अगला है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग कितने होते हैं, 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है यानी कि गलत है। तो देखो, नेता का नेत्री हो जाएगा, धाता का धात्री, दाता का दात्री, लेकिन कर्ता का कत्री नहीं होगा, इसलिए अशुद्ध पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है। देखो गलत पूछा है। चिड़िया का चिड़िया सही है, तथ्य का तिथियाँ, नदी का नदियाँ, जनता का जनताएं नहीं भैया, जनता का जनताएं नहीं होता है, जनता जनता ही होती है। 4 ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या होगा। उप, उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ, तो उप का सही लघुता, सादृश्य, सहायक, तो इसका होगा गौड़। उपनाम का जो उप का सही अर्थ है वो गौड़ है। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 36 से 37 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के प्रथम और अंतिम वाक्यों को 6 की संज्ञा दी गई है। इसमें मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर यरलव्य की संज्ञा दी गई है। ये 4 वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, यानी कि आपको व्यवस्थित करने हैं, ये पढ़ना है और व्यवस्थित करना है। तो इसमें दिया गया है, दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। तो इसमें देखिए, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है, विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, और इसके बाद में दिया गया है, अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा न हो इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था,
उपहार में से गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं होती थी, पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आई। तो देखिए मित्रों, इसका अगर फर्स्ट ऑप्शन आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। अब आप कह रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना, तो एक बार समझ लीजिए। देखिए इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछ रहा है कि दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। तो देखिए विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, बिल्कुल सही बात है ना। सबसे पहले तो जब शादी हो जाएगी तो पहले एक नए घर में जाएगी, तो ये इसमें कहा गया है, ठीक है। दूसरा दिया गया है इसमें ऑप्शन जो है कि दूसरे में बोला गया है इसमें उसे नई गृहस्थी बसानी है, तो नई गृहस्थी तो बसाती है, सबसे पहले घर में जाएगी फिर वो गृहस्थी बसाएगी, क्योंकि हमें व्यवस्थित करना है। इसके बाद में दिया गया है इसमें अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा न हो, इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। ये तो भैया थी ना, रिवाज तो थी। और इसके बाद में उपहार में से गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं होती थी, पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गई। ये वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये आपका सही है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला है यदि हम कहें कि तो अनुपयुक्त न होगा, ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता। तो इसमें देखिए ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अनुपयुक्त न होगा, और क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं, तो यानी कि व्यवस्थित लगाना है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपके आंसर सही बनेंगे। अगला है गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त ... के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है, बिल्कुल मिला है, वो मिला है आपका राष्ट्र प्रेम का। किसका मिला भैया? राष्ट्र प्रेम सोचा है, आंसर बिल्कुल सही है। अगला है ताजमहल ... का अद्भुत नमूना है, तो भैया ताजमहल स्थापत्य कला का है। किसका है? ताजमहल स्थापत्य का कला का है। स्थापत्य कला आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे है। कभी आगरा में आए तो ताजमहल के दर्शन जरूर करना, क्योंकि ये स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, त्रुटिपूर्ण है, यानी कि इसमें कुछ गलतियां हैं, वो आपको सही करनी है। क्वेश्चन है मैं आज सुबह आपके घर गया था, किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो देखिए मैं आज सुबह आपके घर पर गया था, पहला था मैं आज सुबह आपके घर गया था, किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार तुम प्रैक्टिस करना, आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया है। तो कल जो आदमी आपने बुलाया था, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध मतलब गलत, यज्ञाग्नि, मंदाग्नि, शतग्नि या कृतग्नि, तो आपका 4 ऑप्शन अशुद्ध है। यही आपने अगर सोचा है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी। तो देखिए विशिष्टाद्वैत, बिल्कुल सही है, विशिष्टाद्वैत। इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना, नहीं वालों को, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए। वाक्य में प्रयुक्त होश शब्द का बहुवचन में प्रयोग किस विशेष स्थिति में हुआ है? तो होश जो है विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां प्रश्न है किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? तो प्रत्यय मतलब मित्रों पीछे लगती है, जो पीछे शब्द के लग करके नया शब्द बना दे वो प्रत्यय कहलाती है, जो पहले लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। तो किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? तो हार प्रत्यय देखिए लोहार, खेवनहार, जाननहार, पालनहार, ये तीनों में हार है, लेकिन लोहार में आर है, इसलिए इसमें पूछा है नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चनों को गलत करा देती हैं, इसलिए आपको हिंदी को अच्छे से पढ़ना है। चौमासा, चौमासा में समास है, तो सबसे पहले समास जान लीजिए। समास की जबरदस्त ट्रिक है, तो दो पदों के मेल को, ठीक है, दो शब्दों के या दो पदों के मेल को कहेंगे हम समास, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास मित्रों 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब तक दादा, अब तक दादा,
ये 6 हो गए। अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व और द से द्विगु। इस प्रकार 6 समास हैं। इसमें पूछा है चौमासा में समास है, तो जहाँ पर संख्यावाची पहले आ जाए वो आपका हो जाता है द्विगु समास। ठीक है, तो चौमासा में द्विगु समास है। द्वंद्व समास में च का लोप होता है। ठीक है, ये दोनों जो है जैसे कि विलोम आता है। कर्मधारय समास में तुलना की जाती है। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का प्रयोग होता है। आरोह का विलोम क्या होगा, तो आरोह का विलोम अगर आपने अवरोह सुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। ये कुल मिलाकर आपके 30 प्रश्न हुए। कमेंट में ज़रूर बताना कितने प्रश्न आपके सही हैं। ठीक है, और ये बाकी के 2-3 प्रश्न हैं, इन पर भी नज़र डाल लीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है, देखो समानार्थी नहीं है, तो नागर, पटु, दक्ष ये तो हैं, लेकिन देव प्रिय नहीं है, देवताओं के प्रिय। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, तो जिस स्त्री को कोई संतान न हो, बांझ, देखो नहीं पूछा है। ठीक है, जो बहुत बोलता हो, मितभाषी, कम क्रम के अनुसार यथाक्रम, जो स्मरण रखने योग्य है, स्मरण, ये तो सब सही हैं, लेकिन जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं बताइए कमेंट में। ठीक है, वाचाल, बोलने वाला, जो बहुत बोलता हो, मितभाषी नहीं हो सकता, नहीं पूछा है, तो आंसर अगर सेकंड चुना है तो बिल्कुल सही है। अब लो नशानी अब न नशे में कौन सा रस है, तो अब लो नशानी अब ना नशियों हो में शांत रस का प्रयोग किया गया, फर्स्ट ऑप्शन। विष में कौन सा भाव है, तो विष में स्थायी भाव है। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो जिसमें जीभ थोड़ा सा मुड़ जाए, जैसे ट ठ ड ढ बोल करके देखना, जीभ मुड़ जाएगी, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि वीडियो को कहाँ से वॉच किया है, किस ज़िले से मतलब, और कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाए हैं। आप लोग प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मित्रों रोजाना आपको ऐसी क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने आदर्श केयर क्लासेस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।